नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता का पार्ट 2। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना है। आज ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में हमने समझा था ये सभ्यता कहाँ से आई, किस प्रकार हमारे सामने आई, कौन कौन से स्थल थे, कहाँ तक इसका विस्तार था, सारी चीज़ें देखी थी। और आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ें निकली हैं और जो कोई भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिक्लेयर करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ रखा है। तो देखिए, सबसे पहले यह जो सभ्यता हमारे सामने देखने को मिलती है, उस सबसे पहले चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी थे। चार्ल्स मैसन के द्वारा सर्वप्रथम इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी गई। अगर बात की जाए कि प्रमाणिक तौर पर किसने की गई, तो हमने पढ़ा था सर जॉन मार्शल के, जो एक पुरातत्व अधिकारी थे, उनके अंतर्गत 2 खनन अधिकारी बनाए गए, जिसमें थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। और इन्हीं के द्वारा काफ़ी स्थलों को खोजा गया। सबसे पहले जो खोजा गया वो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा खोजा गया, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा। तो इस प्रकार हम बढ़ते हुए अगर बात करें अभी के समय, तो 1500 से अधिक इनके स्थल खोजे जा चुके हैं और इन स्थलों से काफ़ी पुरानी चीज़ें, इमारतें और बहुत कुछ मिला है और अभी भी खुदाई चल रही है, यानी कि नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। अगर इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका हम 3 देशों के अंदर था, एक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इन 3 देशों में इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है और ये टोटल क्षेत्रफल जो होता है वो है 13 लाख किलोमीटर। 13 लाख किलोमीटर। जो जितनी भी पुरानी हमारी सभ्यताएं मिली हैं, उन सभी में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है हमारी सिंधु सभ्यता का मिलता है। और अफ़गानिस्तान में बात करें तो अफ़गानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 500 और भारत में 900 के समथिंग ये स्थल मिले हैं। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं। तो इन चीज़ों को हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने देखा इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर में मांदा, दक्षिण में चलें, जो मांदा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है। इसके बाद बात करें दक्षिण में है दैमाबाद उत्तर में हमें याद रखना है, उत्तर दिशा में है सबसे ऊपर। तो जम्मू कश्मीर का मांदा इनकी नदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है चिनाब नदी के किनारे। और बात की जाए कि कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में। अगर बात की जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में मिलता है हमें दैमाबाद की बात करें तो यह है महाराष्ट्र। और ज़िले की बात करें तो ज़िला है अहमदनगर में ये सभ्यता हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए पूरब में, तो पूरब में हमें कौन देखने को मिलता है, पूरब में हमें मेरठ सिटी है, मेरठ के आलमगीरपुर। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। हाँ, दैमाबाद की बात की जाए तो दैमाबाद हमारा किस नदी के किनारे है, तो दैमाबाद हमारा गोदावरी नदी के किनारे है। याद रख लेना है, गोदावरी नदी के किनारे हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो दैमाबाद है। कहाँ है, महाराष्ट्र के ज़िले अहमदनगर में। नदी कौन सी होगी, तो गोदावरी होगी। पूरब में मेरठ, आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। मेरठ कहाँ आता है, तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, यही चीज़ें याद रखनी है। अगर बात की जाए कि पश्चिमी क्षेत्र में, सबसे पश्चिम में
पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो बलूचिस्तान, जो कहाँ आता है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। उस समय ये भारत में ही था, अभी ये पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान में सुतका गैडोर, सुतका गैडोर नाम का सबसे पश्चिमी है। नदी है दास्क, ये हमारा पश्चिमतम बिंदु है। और इसे टोटल अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो एक त्रिभुजाकार आकृति इसकी बन जाती है, त्रिभुजाकार आकृति इसकी बन जाती है, जिसकी अगर टोटल बात करेंगे तो 13 लाख किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 13 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इस प्रकार यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता बन जाती है, सबसे बड़ी सभ्यता बन जाती है। साथ ही यह सबसे उन्नत और सबसे विकसित सभ्यता भी मानी जाती है। हमने देखा था कि इसके घर मकानों की आकृतियाँ, इनकी जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक नगर नियोजन था बहुत ही अच्छा। नालियों का निकास, पानी का जो निकास था वो नालियों के द्वारा, और नालियाँ भी ढकी हुई, और उन पानी का अच्छी तरीके से नदी में ना जाकर किसी गड्ढे में उनको डाल दिया जाता था, नदी भी खराब ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं हम सिंधु सभ्यता में। इसके बाद बात की जाए कि क्या क्या चीज़ें मिली हमें, तो देखिए जो प्रमुख चीज़ें थी जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादातर पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार तो बात करते हैं सबसे पहले मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से क्या याद रखना है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी, सबसे पहला राजधानी थी। इसके साथ ही क्या याद रखना है? सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हमारा मोहनजोदड़ो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। इसके साथ ही याद रखना है, भारत में सबसे बड़ा, अगर भारत में सबसे बड़ा आ जाए तो राखी खनी, याद रख लेना है, भारत में सबसे बड़ा राखी खनी है। इसके साथ ही इसमें और क्या याद रखना है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जा रहा है किसे? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से समाधान के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? समाधान के प्रमाण मिलते हैं, समाधान के प्रमाण मिलते हैं। समाधियाँ मिलती हैं, यहाँ से समाधियाँ भी देखी जाती हैं, यहाँ पे समाधियाँ मिलती हैं। एक चीज़ याद रखनी है, 837 जो समाधि है वह हमें कहाँ से मिल रही है? वह हमें हड़प्पा से मिलती है, ना कि यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो सबसे बड़े समाधान का और आ जाए, सबसे बड़े शमशान वगैरह कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। समाधियाँ वहाँ से मिली हैं। लेकिन 837 समाधि कहाँ से मिली है? वो हड़प्पा से मिली है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो और क्या मिल रहा है? यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिलते हैं, युगल समाधान के प्रमाण मिलते हैं। दो लोगों को एक साथ जलाने वाली प्रथा भी यहाँ पर थी। इसके साथ ही व्यक्ति के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्तों को दफनाने की भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके साथ ही हमें क्या याद रखना है? यहाँ से एक नर्तकी की मूर्त मिली है, कांसे की, नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके साथ ही यहाँ सबसे बड़ी इमारत यानी कि स्नानागार भी कहाँ से देखने मिल रहा है? हमें मोहनजोदड़ो से मिल रहा है, जो कि क्या है? पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार कहाँ से मिल रहा है? हमें मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर हमें यहाँ से एक मूर्ति मिली है पशुपतिनाथ की मूर्ति, यानी कि एक 3 मुख वाले देवता की मूर्ति,
3 मुख वाले देवता की मूर्ति जिसे पशुपतिनाथ का नाम दिया गया है वो मिली है। इसको पशुपतिनाथ क्यों कहा गया है, तो इसके जो चित्र मिला है, जिस मोहर पर चित्र मिला है, उस व्यक्ति के यानी उस 3 मुख वाले देवता के चारों तरफ पशुओं को बैठे देखा गया है। इसी कारण इसका नाम जो दिया गया है वो पशुपतिनाथ दिया गया है। क्वेश्चन, और कौन कौन से जानवर रहे हैं, तो वो जानवर हैं हमारे हाथी, गेंडा, चीता, हिरण, ये हमारे जानवर देखे गए हैं मोहर के पशुपति उस मोहर के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, पशुपतिनाथ इसका नाम दे दिया गया है। और मोहनजोदड़ो से इसके साथ याद रखना है, यहाँ से नहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं, नहरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये यहाँ की राजधानी, ठीक है, पहले तो मोहनजोदड़ो राजधानी थी किसकी, सिंधु सभ्यता की, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, इसके बाद और क्या याद रखना है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर समाधान के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ से समाधियाँ मिलती हैं, यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिलते हैं, व्यक्ति के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की। ठीक है, अक्सर आप देवों सबसे पहले उसी को दिखाते हैं, तो बहुत बड़ी मूर्ति है। इसके साथ बात करें तो स्नानागार यहाँ से प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी इमारत क्या है हमारी, स्नानागार है, याद रख लेना है। इसके साथ बात करें तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिल रही है, तो मोहनजोदड़ो से मिल रही है। ठीक है, 3 मुख वाले देवता, इसको पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास में पशुओं को बैठे हुए दिखाया गया है, जिस कारण इसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, नहरों के प्रमाण मिले हैं। तो ये थी यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ले लेते हैं अगला शहर। अगला है हमारा हड़प्पा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हड़प्पा से क्या याद रखना है, हड़प्पा से याद रखना है सबसे पहले खोजा गया नगर, सबसे पहले खोजा गया इसको। ठीक है, ये याद रखना है सबसे पहले, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, इसी के कारण पड़ा क्योंकि पहला स्थल था ये, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अभी ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक मोहर पर एक सिंगी पशु के साक्ष्य मिलते हैं। एक चित्र मिला है मोहरों पर, किसका है वो, एक सिंगी पशु, यानी कि एक सींग वाले जानवर। तो एग्जाम में आ जाए एक सिंगी पशु का अंकन मोहर पर के कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है, हमें हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, एक सिंगी पशु यानी कि एक सिंग वाले पशु का चित्रण यहाँ से देखने को मिलता है। इसके साथ ही विशाल अन्नागार देखने को मिलता है, विशाल अन्नागार, एक विशाल अन्नागार देखने को मिलता है, कहाँ से, हड़प्पा से। एक विशाल अन्नागार, पहली जो बड़ी इमारत है वह कहाँ से मिल रही है, हमें मोहनजोदड़ो से मिल रही है, स्नानागार। और दूसरी क्या है हमारी, विशाल अन्नागार, जो कहाँ से मिल रहा है, हमें हड़प्पा से मिल रहा है। ठीक है, साथ ही R37 समाधि याद रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। R37 समाधि हमें कहाँ से मिल रही है, हड़प्पा से मिल रही है। मृतकों का टीला वहाँ है, समाधान के प्रमाण वहाँ मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, लेकिन R37 जो समाधि है वह कहाँ से मिलती है, हमें हड़प्पा से देखने में मिलती है। ठीक है, और साथ ही यहाँ के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, कि कहाँ पर, बर्तनों पर। ठीक है, लाल रंग के यहाँ पर बर्तन मिले हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, लाल रंग के बर्तनों का काम किया जाता है, लेकिन बर्तनों पर लाल रंग किया जाता था, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग किया जाता था। इसके साथ ही और क्या है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कपास उगाया जाता था, कपास के प्रमाण मिले हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में
देखने को मिलता है यहाँ पर। तो सर्वाधिक कपास उगाया जाता था। पूरी सिंधु सभ्यता के अंदर अगर आ जाए क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक कपास कहाँ उगाया जाता था, तो कपास हमारे हड़प्पा में उगाया जाता था। ठीक, और इसके साथ ही तांबे के पैमाने कहाँ मिले हैं हमें? तांबे के पैमाने हमें हड़प्पा से मिलते हैं। साथ ही तांबे की इक्का गाड़ी हमें कहाँ से मिल रही है? हमें हड़प्पा से मिल रही है। तांबे की इक्का गाड़ी हमें हड़प्पा से मिलती है। तांबे के पैमाने हमें यहाँ से मिल रहे हैं। तांबे के बर्तन हमें हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। तांबा यानी कि हड़प्पा। इसके साथ ही एक मोहर पर गरुड़ का अंकन भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। मोहर पर गरुड़ का अंकन। ठीक है, मोहर पर गरुड़ का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा है। इसके साथ यहाँ क्या मिलता है? एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहरों पर एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। साथ ही विशालतम अन्नागार मिल रहा है यहाँ से। ठीक, 837 समाधि हमें यहाँ से देखने को मिलती है। बर्तनों पर लाल रंग किया जाता था, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग किया जाता था। कपास सर्वाधिक कहाँ पर उगाया जाता है? तो हड़प्पा में सर्वाधिक कपास उगाया जा रहा है। तांबे के बर्तन, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे के पैमाने कहाँ मिल रहे हैं? तो हमें हड़प्पा से मिलते हैं। गरुड़ का जो अंकन है वह कहाँ से मिल रहा है? हमें हड़प्पा से मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा यानी कि कहाँ है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिलती हैं एक इसके साक्ष्य। ठीक है, इस यहाँ पर काली चिड़ियों के प्रमाण मिले हैं, इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। कहाँ मिलता है ये? हमें राजस्थान में कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियाँ, सबसे पहले याद हमें रहेगा, काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ हमें कहाँ मिल रही हैं? कालीबंगा से मिलती हैं। इसके साथ ही जुते हुए खेतों के प्रमाण, जुते हुए खेत कहाँ मिल रहे हैं? हमें कालीबंगा से मिलते हैं। इसके साथ ही और क्या मिल रहा है यहाँ से हमें? इसके साथ ही और क्या मिलते हैं यहाँ से अग्निकुंडों के प्रमाण मिल रहे हैं। यहाँ पे अग्निकुंडों के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही एक पल्ले वाले दरवाजे मिलते हैं। एक पल्ले वाले दरवाजे के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही नक्काशीदार ईंटें मिल रही हैं यहाँ से। नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिल रही हैं? तो हमें कालीबंगा से मिल रही हैं। ठीक है, याद रखने हैं ये चीज़ें। इसके साथ ही यहाँ पर ऊँट की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से, ऊँट की हड्डियाँ मिल रही हैं। यहाँ से भूकंप आने के भी प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले क्या याद रखना है? कहाँ है ये? राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पर? तो ये हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में मिलती है। हनुमानगढ़ में ये देखने को मिलती है ये सभ्यता। इसके साथ यहाँ पे क्या है? काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम कालीबंगा डाल दिया है। इसके साथ जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। अग्निकुंड के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। एक पल्ले वाले दरवाजे के प्रमाण हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। नक्काशीदार ईंटें, ऊँटों की हड्डियाँ और भूकंप के प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा से मिल रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कालीबंगा से याद करने लायक, तो आपको याद रखनी है ये।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जैसे लोथल। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में, गुजरात में। यहाँ से क्या मिलता है? तो देखिए चावल के प्रमाण, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। डाकयार्ड, डाकयार्ड कहाँ से मिल रहे हैं? हमें लोथल से मिल रहे हैं। डाकयार्ड यानी कि जहाज बनाने के कारखाने, जहाज बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिल रहे हैं? लोथल से मिल रहे हैं। तो चावल के साथ से डाकयार्ड और मनके बनाने के दरवाजे यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नाव के चित्र की मुद्रा यहाँ से मिलती हैं। नाव चित्र की मुद्राएं हमें लोथल से देखने को मिलती हैं। साथ ही युगल समाधान के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, युगल समाधान के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इसके साथ आपको फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा देखने को मिलती है। ठीक है, फारस की मुद्रा भी हमें कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है। यानी कि फारस की तरफ चले तो सुमेरियन सभ्यता मिलती है उस ज़माने में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जो व्यापार था वो फारस के साथ था, यानी कि सुमेरियन सभ्यता के साथ था। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है क्या क्या है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है, खंबात की खाड़ी में ये पड़ता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पर मिलता है हमें? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में हमें देखने को मिलती है गुजरात में। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही और क्या याद रख सकते हैं? बाजरे के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, बाजरे के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। जहाज बनाने के कारखाने यानी कि डाकयार्ड यहाँ से मिलता है। मनके बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिलते हैं। नाव वाली चित्र की मुद्रा यहाँ से मिलती है। युगल समाधान मिलता है। फारस की मुद्रा यहाँ से मिलती है और बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो थी चीज़ें जहाँ जहाँ से मिल रही थी। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी और जगह हैं, वहाँ से भी ये चीज़ें मिली, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को लेके आए। अब इसके बाद और क्या है, तो देखिए हमारी सभ्यता के प्रमुख 6 नगर कौन कौन से थे। तो हमारी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर में पहले पे आता है हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरे पे आता है हड़प्पा, इसके बाद आता है राखी खड़ी, इसके बाद बात करें तो लोथल, इसके बाद बात करें तो धौलावीरा और इसके बाद बात करें तो गढ़वाली वाला, ये हमारे 6 प्रमुख नगर थे। कहाँ के? सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे। ठीक है, कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखी खड़ी, लोथल, धौलावीरा और गढ़वाली वाला। ठीक है, ये हमारे प्रमुख 6 थे, को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, याद रख लेना है। इसके बाद बात करें तो लोथल व सुतकोदा, लोथल और सुतकोदा, लोथल और सुतकोदा ये हमारे बंदरगाह थे। ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये हमारे 2 लोथल और सुतकोदा यहाँ से बंदरगाह थे, यहाँ से जहाज़ों के प्रमाण मिले हैं, नावों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए ये क्या थे? हमारे बंदरगाह थे यहाँ के। इसके साथ ही बात करें तो यह मात देवी की उपासना यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित थी, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात सत्तात्मक थी, मात सत्तात्मक थी।
बात करें इसकी लेखन प्रणाली की, तो देखिए इसकी जो लेखन प्रणाली थी वह जिगजैग टाइप की थी। जिगजैग टाइप मतलब कि जैसे मान के चलो इधर से हम शुरू करते हैं और लिखते लिखते ये अंत में पहुंचते हैं, वहाँ से दोबारा इधर से शुरू हो जाती है, इधर से ही शुरू हो जाएगी और इधर जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगी, इधर जाएगी, फिर यहाँ से इधर से शुरू होगी, यानी कि कभी इधर पहले लाइन उधर इधर से शुरू होती है, दूसरी लाइन दूसरी साइड से शुरू होती है। इस प्रकार दोनों साइड से लिखते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार की जो लिखावट होती है इसको जिगजैग टाइप भी बोला जाता है, जिगजैग टाइप, ठीक है, जिगजैग टाइप भी बोला जाता है। तो इस प्रकार की इसकी जो थी लेखन प्रणाली थी। इस लेखन प्रणाली को आज तक समझा नहीं गया है, जाना नहीं गया है, और इसलिए आज तक ये पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि अगर विश्व में बात करें तो सबसे बेहतर जो लेखन प्रणाली की बात करें कि सबसे अच्छी उचित जो लेखन प्रणाली की शुरुआत किसने की गई थी, तो याद रख लेना है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता से यह माना जाता है कि सबसे उचित और सुलभ जो शुरुआत की थी वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने लेखन प्रणाली में किया था, सबसे व्यवस्थित तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी सिंधु सभ्यता से जो कि हमने देख ली। यहाँ से जितनी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई, जहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।